गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप हमें डेली फॉलो कर रहे थे, आपको पता होगा हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स है वो सारा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन आर्टिकल से इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, वो सारे कवर करते हैं। देखिए, जो भी करंट अफेयर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, वो आपको यूपीएससी के एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और अभी अपकमिंग हम आरओ के लिए ये तो दे ही रहे हैं करंट अफेयर्स। अपकमिंग जो आपका आरओ के लिए, उसके लिए हम आपको लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा, जो 20-25 क्वेश्चन आपके जो आरओ में आते हैं ना, वो आप सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप हमें फॉलो करते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें टाइमली मिलती रहेंगी। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ी सी चीज़ें हो रही, बट अभी आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद हम आएंगे अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? बोला है अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल हॉकी हुआ है उसमें जो 5S महिला विश्व कप है वो किसने जीता है। देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, इंडिया है और नीदरलैंड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही इसका, जो जीता है वो है नीदरलैंड और रनर अप रहा है वो है इंडिया। आपसे पूछ सकता है ना कि इंडिया की रैंक क्या थी, तो इंडिया रनर अप रहा है, जो विनर है वो है नीदरलैंड। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, मस्कट में हुआ था, जीता है नीदरलैंड ने। ठीक है, रनर अप है इंडिया, आप इसको याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इसमें आपको इंपॉर्टेंट कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था, किसने जीता है और रनर अप कौन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं चीज़ें हम क्या है जो इंपॉर्टेंट है। FIH हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप जो है कहाँ पर हुआ था, अभी मस्कट में हुआ है, जीता है नीदरलैंड ने और रनर अप है हमारा इंडिया। नेक्स्ट देखें, अगर FIH 2023 जो है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था, हार्दिक सिंह को दिया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा देखें तो बेस्ट गोलकीपर हैं सविता पुनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एशियन गेम्स जो 19th हमारे हुए थे चाइना में, हांजाओ प्रांत में, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें बोला मेंस टीम में गोल्ड जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखें हमारा FIH जो मेंस है हॉकी कप वर्ल्ड कप 2023 का हुआ है, ओडिशा में हुआ था और जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम सेकंड है इसमें। नेक्स्ट हमारा इसमें लिखा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम कोच जो कौन हमारे हैं, क्रेग फुलटन है, ये साउथ अफ्रीकन है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछ सकता है ना कि देखिए हमारे कोच हमारी भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से, तो आप इनका याद रखिएगा नाम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है, ऐसा पूछा गया है इनसे रिलेटेड, तो आप इनका याद रखिएगा, क्रेग फुलटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रायबरेली हॉकी स्टेडियम है रानी रामपाल। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, ओडिशा में है, बिरसा मुंडा। मोहाली जो हॉकी स्टेडियम है अभी बना है बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हॉकी से रिलेटेड। FIH के बारे में देख लेते हैं हम, उसका मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो क्या है इनकी स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हेड कौन है इस पे, मोहम्मद तैयब इकराम इसके हेड हैं। इसका देखें अगर तो 1928 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। हॉकी कप और ट्रॉफीज, देखिए आपसे पूछता है ना कि कौन सी ट्रॉफी किससे बिलोंग करती है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सही मिलान कीजिए कौन सी ट्रॉफी जो है कौन से गेम से कौन से खेल से रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफीज और कप्स दिए जाते हैं। तो अजलान शाह कप दिया जाता है, आगा खां कप दिया जाता है, नेहरू कप मिलता है, ध्यानचंद कप मिलता है इसमें, और रंगास्वामी कप मिलता है, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप और बेटन कप, इंदिरा कप। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कप्स हैं, ये मतलब कप वगैरह हैं, ट्रॉफीज हैं, ये सारे हॉकी से रिलेटेड, आप इनको याद रखिएगा, ज़्यादा है नहीं, 8-9 है, आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटना, बोला हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया। सड़क सुरक्षा बल, देखिए रेलवे के लिए बल इकट्ठा किए जाते हैं, मतलब रेलवे फोर्स एक बार काम करती है कि हाँ रेलवे में अगर कोई दुर्घटना होती है वहाँ के लिए भी होता है, एयरपोर्ट के लिए भी होता है, मेट्रो वगैरह के लिए भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी एक अलग से फोर्स काम करती है। लेकिन बहुत कम स्टेट्स वगैरह ऐसे हैं जहाँ पर सड़क दुर्घटना के लिए कोई पुलिस फोर्स या कोई ऐसा कोई काम करता है। तो पंजाब ने एक थोड़ा सा नया स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया है इन्होंने, सड़क सुरक्षा बल। सड़क सुरक्षा बल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सड़क सुरक्षा बल जो है, सड़क सुरक्षा बल किस स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन है पंजाब ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप कोई दुर्घटना होती है आप 112 नंबर पर कॉल करिए, 10 मिनट पर आपके पास
जो हेल्पर्स हैं वो आ जाएंगे ताकि जो भी वहाँ पे घटना हुई है उससे लोगों को निकाला जाए, लोगों की हेल्प की जाए। एक कुछ दिन पहले भी पंजाब की एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था मैंने, जो मैपिंग करती है हॉटस्पॉट्स को, जो भी जहाँ पे मतलब अगर ये पंजाब है, मान लीजिए पंजाब स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको उनको मैप करने के लिए, उनको मार्क करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया था। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे हॉटस्पॉट है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको 100 मीटर पहले ही वॉइस अलर्ट, मतलब एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर रखा तो उसमें बोलना शुरू करेगा कि हॉटस्पॉट है, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ये सब चीज़ें उस एप्लीकेशन के थ्रू बताई गई हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया उसके बारे में। तो आप मुझे नाम बताइए, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो पंजाब गवर्नमेंट ने इसलिए इसके मतलब दुर्घटना के लिए, जो रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाल ही में किसने 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मतलब जीता है, फिल्म चुनी गई है। इसमें बताना है आपको, जो हमारे हाल ही में 69th में, आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे अभी फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ है वो कौन सा एडिशन था, 69th नंबर था, ठीक से, ठीक है, 69th नंबर के अवार्ड्स थे वो। उसमें बोला है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ऑप्शंस है हमारे, एनिमल है, रॉकी एंड रानी की लव स्टोरी, 12th फेल, पठान। सही आंसर मार्क करिए, आपको क्या लगता है कौन सी होनी चाहिए। हमारा सही ऑप्शन क्या है, 12th फेल, जो होनी चाहिए वही है। 12th फेल ऐसी मूवी है, मतलब एक तरीके से मोटिवेशनल मूवी है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मतलब देखिएगा यूपीएससी कैसे क्रैक करना है, कैसे अच्छे जैसे पढ़ना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, ये देखिएगा। हो क्या रहा है, मूवी लोग देख रहे हैं, ये 12th फेल जैसे मूवी है ना, लोग देख रहे हैं मोटिवेटेड लव मैरिज के लिए हो रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली दिखाया गया है कि जो श्रद्धा है वो मनोज की जो गर्लफ्रेंड, मतलब मनोज सर की जो गर्लफ्रेंड रही है, वो अभी उनकी वाइफ है फिलहाल, अभी तो वो उन्होंने लव मैरिज की है। तो दिखाया जा रहा है कि वो कितनी सपोर्टिव है, उनकी लव मैरिज ऐसे उनकी हुई है, तो प्यार में कैसे सपोर्ट करना चाहिए, लोग इस तरीके से मोटिवेटेड हो। लेकिन हमें हमें क्या करना है, हम एस्पिरेंट हैं, हमें अपना 90% ध्यान किस बात पर देना है कि जो स्टोरी से हमें यह मोटिवेशन कैसे मिलता है, कि कैसे कैसे कंडीशंस में रह कर के वो पढ़ते हैं, पढ़ कर के आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो आप ज़रूर इसको पॉजिटिव वे में ही देखिएगा। फालतू कुछ चीज़ें जो माइंड डाइवर्ट करती हैं, आपका टाइम वेस्ट करती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो 12th फेल मूवी है, इसको चुना गया है बेस्ट फिल्म के लिए। देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए, उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कौन हमारे बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट एक्टर्स हैं। देखिए जो अवार्ड्स दिए गए मुझे तो कहीं से भी जस्टिफाइड लग नहीं रहे हैं, आपको बताती हूँ। देखिए बेस्ट फिल्म जो है पॉपुलर, वो तो ठीक है 12th फेल है, अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म है। और जब ये बन रही थी ना ये फिल्म, हाल ही मतलब कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में ही शूट हुई। बहुत सारी जगह है, मुखर्जी नगर, बत्रा की सारी आप देखेंगे ना तो आपको याद आ जाएंगे, हाँ यही की चीज़ें हैं जो शूट हुई थी ना। तो लोग, आधे लोगों को तो पता भी नहीं था ऐसे कोई मूवी बन रही है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत लो बजट के साथ बहुत आराम से छोटी सी मतलब चीज़ें करके फिल्म बनाई गई। बहुत हाई फाई बजट या बहुत हाई फाई एक्टर वगैरह नहीं रखे गए हैं, एक्टर वगैरह छोटे छोटे रखे गए हैं, बट इसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी, एक्टिंग इतनी अच्छी थी, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत हिट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हमारा, तो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, लीडिंग रोल के लिए जिस एक्टर को अवार्ड दिया गया है वो कौन है, रणबीर कपूर है। एनिमल मूवी के लिए दिया गया है, एनिमल मूवी आपने देखी होगी, मारधाड़, जिसमें पुलिस पता नहीं कहाँ चली गई थी। नेक्स्ट देखें अगर बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल, उनकी बीवी है जो आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया गया है। देखिए इनमें आपको लग नहीं रहा, जब अगर फिल्म कोई बेस्ट कोई फिल्म है तो फिल्म बेस्ट क्यों होती है, जो वहाँ पे जो मूवी में काम करे एक्टर है एक्ट्रेस है वो फिल्म को अच्छा बनाते हैं ना। स्क्रिप्ट तो किसी किसी मूवी की बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक्टिंग खराब होती है तो मूवी हिट नहीं होती है। तो अगर कोई मूवी हिट हो इसका मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन पार्शियलिटी, नेपोटिज्म, इसकी वजह से देखिए इन दोनों लोगों को ही दिया गया अवार्ड, इनको बेस्ट एक्टर, एक को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। नेक्स्ट देखें अगर बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये भी अपने आप में जस्टिफाइड है, विनोद चोपड़ा जो है जिन्होंने 12th फेल डायरेक्ट की है, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये कुछ दिन पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे 2024 के, जो मैंने आपको पढ़ाए थे ऑलरेडी, पूरी चार्ट आपके साथ शेयर किया था। इसमें सारी फिल्में, सारी कैटेगरीज के सब लिखी हुई थी, लेकिन मैंने ना थोड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे ऐड किए हैं। देखते हैं अगर कौन सा संस्करण हुआ था, तो 81वां हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ट मोशन पिक्चर हमारी क्या है, ड्रामा कैटेगरी में तो क्या थी, ओपेनहाइमर, ये आपको बताया, बहुत पढ़ाया था, ठीक है। बेस्ट मेल एक्टर कौन है, मोशन पिक्चर के जो है क्या है, ड्रामा के विनर कौन से,
सिलियन मर्फी हैं, वो बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। फिल्म अगर देखें तो ओपेनहाइमर है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है मोशन पिक्चर है ड्रामा, विनर कौन है, लिली ग्लैडस्टोन है। फिल्म है किलर ऑफ द फ्लावर्स मून। बेस्ट डायरेक्टर अगर देखा जाए तो मोशन पिक्चर में कौन है, विनर कौन है, क्रिस्टोफर नोलन है। फिल्म उनकी है ओपेनहाइमर। इनके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है। जो बेस्ट फिल्म है डायरेक्टर भी वही है, जैसे पीछे हमने देखा इंडिया के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर आपका पूछ रहा है कहाँ पर देखा गया है। इसका आंसर देखना है जरा। आज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है। ऑप्शन हमारे हैं सिमलीपाल, पेंच नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, जो फेमस किस लिए है, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ना उनके लिए फेमस है। ठीक है, आप याद रखिएगा उसको, गैंडे। ठीक है, हमारा जो पेंच टाइगर रिजर्व है मैंने बताया था आपको इसके बारे में, वहाँ पे डार्क स्काई एक बन रहा है जहाँ पे आप जाकर के रात में ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे अगर आप देखें जाकर के आसमान आपको बहुत साफ दिखाई देगा, चांद तारे वगैरह दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा नेक्स्ट जो आज का आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत चर्चा में बना हुआ है ये, और अपने आप में बहुत एक तक इनोवेटिव जो काम किया गया है, आप आई थिंक जानते होंगे इनको। क्या है, डॉक्टर नित्या आनंद, ब्रेन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में है। उनकी डेथ हो गई है, अभी 99 ईयर ओल्ड थे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बारे में आपको पता होगा, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो रोकने के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो इसको अगर सबसे पहली बार किसी ने ईजाद किया था, ओरल मतलब ऐसी दवाएं जिनको हम खाते हैं मुंह से, मतलब खाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से उसको कंट्रोल किया जाता है, तो इन्होंने ही बनाया था। ऑल ओवर इंडिया में पहली बार स्टार्ट किया गया था। डॉक्टर नित्या आनंद है। ठीक है, नाम इनका, डेथ हुई 99 ईयर्स ओल्ड है, नाम याद रखिएगा अभी। ठीक है इनका, और जो दवाई उन्होंने बनाई थी उसका नाम क्या है, सहेली। नाम ऐसा रखा था कि फीमेल्स वगैरह हैं थोड़ा कंफर्टेबल रहें, नाम से पहचान जाएं। जैसे होता है ना कि अब कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, वो क्या बोलेगी जा करके, हो सकता है कि मतलब अगर इंग्लिश तो आएगी नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव बोलना उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर वो दूसरे सेंस में बोलेंगे कि मतलब ग्रामीण लैंग्वेज में अगर जो भी है वहाँ पे अबॉर्शन वगैरह जो भी अगर बोल कर लेती हैं, तो अगर मतलब हो सकता है कि वो कंफर्टेबल ना हो पाए उस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने नाम रखा था सहेली, ताकि अगर आप कहीं कोई फीमेल मतलब फीमेल मेंबर है, कोई जाकर दुकान में या केमिस्ट्री लेना चाहती है, तो आप वहाँ पर अगर बोलेंगे सहेली टैबलेट दे दीजिए, कंफर्टेबल वो भी हैं। अगर आसपास जो लोग खड़े हैं वो जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है, बट कंफर्टेबल थोड़ा सा उनके लिए होगा। तो इन्होंने नाम भी इस तरीके से रखा था ताकि जो भी महिलाएं हैं उनको लेने सामान खरीदने में, दवा खरीदने में कोई इशू ना आए। ठीक है, इनका हम देखते हैं क्या है। जो नित्या आनंद है एक भारतीय औषधि रसायनज्ञ थे। ठीक है, 1974 से 1984 तक उन्होंने लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे। ठीक है, 1974 से 1984 तक वो जो हमारा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है उसके निदेशक रह चुके हैं। 2005 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने उन्हें अपनी वैज्ञानिक समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था उन्हें कब, 2012 में, आप याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में और भी चीज़ें। ये सेम इमेज है हमारी, इसका चीज़ें मैंने और भी ऐड की हैं। देखिए क्या है सहेली के बारे में, जो उनकी दवा है ना, जिसका नाम दवा का नाम जो सहेली है। क्या है, सहेली इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ओरल नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ऐसी पहली पिल थी जिसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं मिक्स किया था। वर्ल्ड की ऐसी पहली पिल थी जिसमें कोई भी जिसको खाने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, वॉमिटिंग नहीं होगी, हेडेक नहीं होगा, आपका वेट गेन नहीं होगा, कोई भी आपको साइड इफेक्ट इसको खाने के बाद नहीं होंगे, और अभी भी वर्ल्ड की पहली बनी हुई है। ठीक है, इसका देखें तो क्या है, सहेली अका सेंट्रोकोमन, ये साइंटिफिक नेम है उसका, 3mg। ठीक है, इज द ओनली नॉन स्टेरॉइडल पिल विद 0 साइड इफेक्ट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड में सिंगल जो दवा अवेलेबल है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है वो यही है। द पिल लॉन्च्ड बाय द हिल HLL 1991 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स लाइक वेट गेन,
नाउसिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक, ये सारी चीज़ें होती है ना। अगर आप कोई दूसरी दवा खाते हो ना तो उनसे हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, हेडेक हो जाए, और भी चीज़ें होती हैं, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस दवा को खाने पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इट कंटेन्स द मोलिक्यूल्स सेंट्रोकोमन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, जो इसका नाम है, जिसके जिसके तहत इसका नाम भी रखेगा साइंटिफिक। तो बोला इसमें कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है इसको खाने से। अगर बाहर की आप दवा खाते हैं ना, उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं, इसके बारे में एक बार देखते हैं क्या है। ऑल कॉमन फ्रेंड्स ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आपसे पूछता है ना कि जो अदर मार्केट में बहुत सारी पिल्स मिलती हैं उनमें कौन से हार्मोन्स होते हैं, आपसे क्वेश्चन साइंटिफिकली भी पूछ सकता है ये। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उनमें मिले होते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, हमें कोई साइड इफेक्ट जब बॉडी में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली होता है कि कोई हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है, इस वजह से हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। तो अगर कोई दवा खा रहे हैं उसमें हार्मोन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली है हमारी बॉडी में जब वो जाएंगे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब अजीब सी फील होंगी, या कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट ज़रूर होंगे। द ड्रग वॉज इंक्लूडेड इन द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1995। जब 1995 में हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें भी इस दवा को इंक्लूड किया गया ताकि लोगों को दिया जा सके, ठीक है। फिर क्या है इस दवा के बारे में, जो है एस्ट्रोजन्स हैं एंड प्रोजेस्टेरोन्स हैं, आर हार्मोन्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन वुमेंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको डेवलप रहे अच्छे से, इसके लिए वो दोनों हार्मोन्स अच्छे से होने चाहिए या पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आज का, जो चाइना के और साउथ अफ्रीका के जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं, जो चर्चा में चल रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है चाइना और साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ झारखंड हो गया ना, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स ओर्स वगैरह मिल जाते हैं हमें, वैसा ही पूरा साउथ अफ्रीकन जो रीजन है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे बहुत सारे ओर्स हैं, मिनरल्स वगैरह अवेलेबल हैं, गोल्ड हो गया और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है वहाँ पे बहुत सारी अपनी रिफाइनरीज वगैरह लगा रखी हैं चाइना ने। उन्हीं चीज़ों को एक बार अभी हाल ही में चर्चा में आया, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो चाइनीज़ विदेश मंत्री हैं वो भ्रमण पे हैं, वहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए भी चर्चा में आया हुआ है। और लोग बोलते हैं अगर चाइना में जो अभी वहाँ के जो है मतलब कर्ता धर्ता हैं, अगर वो हटते हैं तो उनके बाद यही गद्दी संभालेंगे वहाँ पे, क्योंकि बहुत एक्टिव है पॉलिटिकली। देखिए क्या लिखा है, एनालाइजिंग चाइना टाई विथ अफ्रीका। जो हाँ, चाइना का जो टाई अप है अफ्रीका के साथ, उसको एनालाइज करते हैं हम। देखते हैं क्या है। जो वांगसी है, विजिट अफ्रीका हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, द मेजर एजेंडा वाज टू इम्प्लीमेंट द आउटकम ऑफ चाइना अफ्रीका लीडर डायलॉग विथ हेल्ड इन अगस्त 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। जो उन्होंने अगस्त 2023 में विजिट किया था अफ्रीका में, उसको डायलॉग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्या किए हैं, एक साथ टाइप की हैं, बहुत सारे मतलब प्रस्ताव एक दूसरे को रखे हैं ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और वहाँ पे चीज़ें जो मिनरल्स वगैरह हैं उनका खनन किया जा सके। फिर क्या लिखा है, अगर देखें साउथ अफ्रीका के बारे में आपसे, देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये एक तरह से पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है, आपका ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस पोर्शन से उठाकर। क्या है, अफ्रीका सप्लाइज 90% ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट एंड प्लेटिनम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा कंट्री है जो 90% जो है 90% वर्ल्ड का कोबाल्ट और प्लेटिनम प्रोड्यूस करता है, तो क्या है वो, अफ्रीका है। फिर क्या है, 75 ऑफ कॉल्टन एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना है। अगर देखें तो कॉल्टन जो 75% है वो यहीं से प्रोड्यूस होता है, जो हम किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में चाइना इतना आगे क्यों है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल वगैरह बहुत सस्ता मिल रहा है और वो खुद ही माइनिंग कर रहा है ऐसे गरीब कंट्रीज से, ठीक है। अगर देखें तो लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन अफ्रीका, रेयर अर्थ एंड मिनरल्स दैट आर विटल टू इट्स इनर्जिंग टेक्निक इंडस्ट्री। मतलब जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पे आयरन वगैरह ओर्स वगैरह हैं, वो सारे कौन देख रहा है, चाइना देख रहा है। अफ्रीका रिसीव इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एड फ्रॉम चाइना रिटर्न नेशनल। देखिए क्या है, अगर चाइना ना मतलब अफ्रीका में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो अफ्रीका को चीज़ें चाइना प्रोवाइड भी कर रहा है, बहुत सारी मतलब एक तरह से फेवर प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेड में हो, डेवलपमेंट में हो, या फिर देखिए लोन बहुत सारे मतलब बहुत सारे डेप्ट दे रखा है। अलग अलग जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत सारी उनको लोन दे रखा है, उनको मतलब
इतना ऋण दे दिया है कि वो उनकी बातों को मानने से इनकार भी नहीं कर पाते। देखिए जैसे चाइना हो, जैसे चाइना है ना, पाकिस्तान को भी बहुत सारा ऋण वगैरह प्रोवाइड करता है, और भी हमारी नेबरिंग कंट्री को प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, जैसे आपने अगर किसी से मान लीजिए 2 दोस्त हैं, ठीक है, उसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 10,000 रुपये उधार दे रखे हैं, तो जब भी जिसने उधार ले रखा है ना, अगर अगर वो वाला उधार देने वाला व्यक्ति आपको फ़ोन कर किसी काम के लिए बुलाएगा, कुछ बोलेगा, तो आपको प्रेशर में कि भाई पैसे मांग ना ले, ऐसा ना हो कि पैसे दोबारा मांगू तो दोबारा देना, तो आप क्या करोगे, उसका काम करोगे सारा। वैसे ही चाइना करता है कि लोन दे देता है, सारी जो भी कंट्री गरीब कंट्री ना, डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे लोन दे देता है, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, कंट्री सोचती है अरे यार हमारे तो काम कर रहा है, हमें रोजगार दे रहा है, यहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए। ऐसे ही करता है पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है, इतना इन्वॉल्वमेंट कर रखा है वहाँ पर भी, इसी चक्कर से वो सब जो भी गरीब कंट्रीज़ हैं उन सबका फ़ायदा उठा रहा है। अगर इसका हम देखें तो चाइना के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफ्रीका में, उनको देखते हैं एक बार क्या है। रिसेंट चाइनीज प्रोजेक्ट क्या है, इन जनवरी 2022 चाइना असर्टेड इट्स 3 ऑब्जेक्टिव्स इन अफ्रीका, 3 उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, उसका हम देखते हैं क्या है। कंट्रोलिंग द पैंडेमिक, इम्प्लीमेंटिंग अ फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन फोका, आउटकम्स एंड अपहोल्डिंग कॉमन इंटरेस्ट वाइल फाइटिंग हिजियोमोनिक पॉलिटिक्स। क्या कर रहा है, जो कोरोना टाइम में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हुई थी, उस टाइम भी उन्होंने अपने रिलेशंस बना के रखे अपने, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, ठीक करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे देखें तो इन द 2021 फोरम द entire region of the Horn participated and 4 resolutions were adopted। क्या है, डकार ये 4 रेजुलेशंस उन्होंने स्टार्ट किए थे 2021 के बाद आपस में बातचीत करके, ठीक है। और जो हमारा जो अफ्रीकन का जो हॉर्न पार्ट है ना, वो जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो भी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, उन सब में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उनको कंक्लूजन निकाला गया सारी चीज़ें अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ उसने बातचीत की है, जो भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उसके बाद उसने 4 ऐसे क्या किए हैं, एक्शन प्लान स्टार्ट किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। पहला है डकार एक्शन प्लान, नेक्स्ट हमारा है द चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035, नेक्स्ट है द सिनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक अलग 2035 तक ये काम करने वाले हैं साथ में। नेक्स्ट क्या है, द डिक्लेरेशन ऑफ द 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ फोकाक। ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर रखी चाइना ने अफ्रीका के साथ। देखते हैं हमारे इसमें कि चाइना जो है इतना इंटरेस्टेड क्यों है, ऐसी क्या क्या चीज़ें उसको वहाँ से मिल रहे हैं जिसकी वजह से चाइना अफ्रीका के साथ, अफ्रीका के जो रीजन में इतना इंटरेस्टेड है। देखें अगर तो चाइना इंटरेस्ट आर रिलेटेड टू द 4 मेजर एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चर पहला है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बना रहा है वहाँ पे बहुत सारे, उसके लिए फिर क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, पैसे वहाँ पे पैसे लोगों को पैसा दे करके, ऋण दे करके उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, मैरीटाइम इंटरेस्ट भी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मैंने बताया आपको, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गोल्ड हो गया, ओर्स हो गए, माइनिंग, मतलब बहुत सारे मतलब रॉ मटेरियल सब वगैरह अवेलेबल हैं बहुत सारे। और वहाँ पे क्या है, तो ये कंट्री जो है वो बहुत गरीब है, ठीक है, गरीब कंट्री, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि खनन करें, वहाँ से निकालें और उनको यूज़ करें। तो क्या होता है, चाइना बोलता है कोई बात नहीं, हम यहाँ से खनन करके निकालेंगे और कुछ पोर्शन आपको पैसा यहाँ पे आपको डेवलप, आपके आसपास जो एरिया डेवलपमेंट भी वहाँ पे करेंगे, रोजगार में आपके लोगों को मिलेगा और आपको भी फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा, ऐसे करते हैं जैसे, ठीक है। तो इसके वजह से चल रहा है। और मैरीटाइम इंटरेस्ट भी है, पूरा अफ्रीका जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो मैरीटाइम भी बहुत सारे, मतलब समुद्र से भी बहुत सारी चीज़ें वो उठा सकता है, बेनिफिट्स ले सकता है, जैसे रोड वगैरह बनाना और बंदरगाह वगैरह बनाना, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनको यूज़ कर सकता है। हमारा देखें इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो लुकिंग एट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ इट लैंडमार्क प्रोजेक्ट वाज फुली फंडेड इन $200 मिलियन अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर। क्या कर रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चला रहा है जिसमें उन्होंने लगभग कितना इन्वेस्टमेंट किया है, $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। देखिए अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कितना क्या क्या कैसे क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, क्या लिखा हुआ है, इथियोपिया अडेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट $14 मिलियन। देखिए मैंने बोला ना, ऋण दे रखा है, इथियोपिया को $14 बिलियन दे रखे हैं। चाइना अकाउंट्स फॉर 67 ऑफ द केन्या बायलैटरल डेब्ट्स,
इन 2022 चाइना प्रमोट्स, ये सारी चीज़ें एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें हैं कि किसको कितना रेंट दे रखा है, ये डाटा चेंज होता रहता है। देखिए ठीक है, तो बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें अपना रहा है, कैसा तरीका अपना रहा है चाइना अलग दूसरी कंट्रीज है उनको काउंटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर देखते हैं हम इसमें तो इंडिया को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, हमको हमारा हमारा इंडियन एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा ना कि इंडिया का कंसर्न क्या है। अगर चाइना किसी दूसरी कंट्री के साथ बहुत रिलेशनशिप बढ़ा रहा है तो हमारा कंसर्न उसमें है क्या। तो देखिए जो चाइना जो है अफ्रीका है जो कनेक्ट कर रहा है ना, उसमें सिर्फ ये नहीं कि वो अफ्रीका के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो कंटिन्यूसली ना इंडिया को घेरने की एक तरीके से रणनीति बना रहा है। जैसे देखिए अगर अफ्रीका यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे, तो चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं। तो इंडिया को चारों तरफ से घेरने का एक तरीके से चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन। अगर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है तो क्या होगा, इंडियन ओशन में भी डोमिनेट करेगा, वो बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। देखिए क्या, एक तो उनकी है स्ट्रिंग ऑफ पियर्स बना रहा है, मोतियों की धारा बोलते हैं जिसे, ऐसे करके पूरा उसने कवर कर रखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना बना करके। इसमें देखिए क्या है, ऑफ मिलिट्री अलायंसेस कर करके उसने मोतियों की बिल्कुल माला बना ली है, इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर क्या, बांग्लादेश में चित्तागोन एंड मोंगला पोर्ट ले रखा है, म्यांमार से केओपियो और मालदीव से ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। जिबूती में क्या है, डोराल है मल्टीपर्पज़ पोर्ट बनाया, एंड श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट भी बनाया हुआ, ये ले रखा है। ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रखी हैं। आप लोकेशन याद रखिएगा, आपका मैच करने के लिए आता है कि कौन चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपसे आ सकती हैं इंपॉर्टेंट मैच करने के लिए। फिर देखें तो चाइना सीक्स टू कंट्रोल ओवर वाइटल शिपिंग रूट्स, जो शिपिंग रूट्स वगैरह है ना वो भी चाइना चाहता है कि कंट्रोल कर ले। देखिए जहाँ जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं, अगर आके चाइना वहाँ पे अपना पोर्ट बना लेगा, मिलिट्री रख देगा, तो डेफिनेटली है वो एरिया कवर करके वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, द इंडियन ओशन शिपिंग लेन्स कैरी 80% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड थर्ड ऑफ द ग्लोबल बल्क कार्गो। अगर इंडिया ओशन है जो 80% जो वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड होता है, वो चीज़ें निकलती हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं। इसलिए भी ये इंडिया कंसर्न कर रहा है कि हमारा जो एरिया है वहाँ पे अगर हम किसी मतलब समुद्र के आसपास, महासागर के आसपास है, तो वो इंडियन ओशन ही है। और वहाँ पे अगर चाइना इंटरफेयर कर रहा है तो हमारी इंटीग्रिटी को भी या हमारी सॉवरेनिटी को तो एक तरीके से क्या है वो टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या, इन्फ्लुएंसिंग इंडियन ओशन कंट्री, जो इंडियन ओशन कंट्रीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। चाहे वो आप मालदीव ले लीजिए, आप श्रीलंका ले लीजिए, और भी कंट्रीज़ वगैरह हैं जो सबको क्या कर रहा है, वो अपने इन्फ्लुएंस करके अपने साथ मिला करके अगेंस्ट टू इंडिया करना चाह रहा है। इसलिए भी ये इशू का मतलब विषय बन जाता है। एक्सपेंडिंग थ्रू OBOR क्या है, वन रोड वन बेल्ट एंड वन रोड, ये OBOR है। इसके थ्रू क्या कर रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, थ्रू आउट OBOR एक्सपेंड कर रहा है, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा है, वो चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है। तो आपका अगर आपसे पूछा जाए कि OBOR जो किसका है, किसका प्रोजेक्ट है, तो चाइना का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वन बेल्ट एंड वन रोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है, वो है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आपका इसमें पॉलिटी भी कवर होगा और करंट भी कवर होगा और मनरेगा से रिलेटेड। देखिए क्या बोला, एडवेंट ऑफ ऐप सल्यूट चार्ज इन नरेगा। लिखिए क्या है, द न्यू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज प्रॉब्लम दैट आर क्लियरली इरोडिंग द राइट टू वर्क। जो एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया ना नरेगा के तहत, मनरेगा के तहत, उसमें बोला ये जा रहा है कि ये जो लोगों का राइट टू वर्क है ना उसको एक तरीके से खंडित कर रहा है या उसको एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हो ये रहा है। देखिए जो भी मनरेगा वगैरह में जो काम करते हैं लोग, वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड पर्सनस हैं, क्योंकि नरेगा उनको ही मिलता है काम करने को जो स्किल्ड वर्कर ने स्टार्ट ही उन्हीं के लिए किया था, जो कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं या कोई स्किल्ड काम नहीं कर सकते हैं, उनको कैसे रोजगार मिले, उनको कैसे उनका जीवन यापन कैसे आसान थोड़ा किया जा सके, इसलिए ही स्टार्ट किया गया था। तो क्या है उनके पास अगर एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया उसमें आपको प्रेजेंट लगाना होता है, जैसे आप काम करने आए हो तो आपको उस एप्लीकेशन पर जाकर प्रेजेंट करना होता है। अब कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि उसके पास टच वाला फ़ोन हो या चीज़ें हो, या टच वाला फ़ोन है भी तो उसको पता नहीं कि कैसे चीज़ें होती है, तो हो क्या रहा है वो अपसेंट हो जाते हैं। तो उतने दिन की वो पूरी क्या हम मेहनत उनकी बर्बाद चली जाती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है 30 दिन पूरा 30 दिन काम करने गया है,
पूरा 30 डेज काम करने गया है, ठीक है, और डेली का उसको अगर 200 रुपये मिल रहा है, और मान लीजिए उसका 10 दिन, आपने 10 दिन उससे गलती से मिस हो गया, वो नहीं मार्क कर पाया, कोई गलती हो गई, तो उसका 10 दिन का पैसा जो कटेगा, वो अनस्किल्ड वर्कर है, उसके पास और कोई साधन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का या इनकम जनरेट करने का। इसलिए क्या है, अपने आप में यही बोला जा रहा है कि जो राइट टू वर्क है लोगों का, वो एक तरह से खंडित हो रहा है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टार्ट किया गया था नरेगा या मनरेगा जो है, वो लोगों के भले के लिए स्टार्ट किया गया था। ये इसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना के एप्लीकेशन लॉन्च कर दी? अरे वहाँ पे कि एक व्यक्ति को बिठाइए, वो मार्क करेगा कि कौन आया है कौन नहीं आया, इतना आसान प्रोसेस हो सकता है। आप लोगों की ज़रूरत को देखिए वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, उनकी उनकी मेंटालिटी क्या है, वो कैसे चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप टेक्नोलॉजी को वहाँ पे ऐड कीजिए। अगर ऐसा ही है तो वहाँ पर उनको एक मशीन रखनी चाहिए थी, वहाँ पे आते लोग दबाते बटन, यहाँ प्रेजेंट है, वो थोड़ा आसान हो जाता, लोगों को आता पता होता कि आना है, आपने यहाँ बटन दबाना है या फिंगरप्रिंट लगाना है, उससे बायोमेट्रिक हो जाता है। लेकिन क्या एप्लीकेशन लॉन्च करा दिया है, तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। देखते हैं अगर इसके बारे में क्या है, कब स्टार्ट किया गया था, तो क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट 2005 जो है नरेगा, पहले नरेगा था, इसको रीनेम किया गया था एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो इसको मनरेगा किया गया, MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा बोलते हैं इनको। इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जो है हम गारंटी देते हैं, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार जो है लोगों का। अब कोई ग्रामीण व्यक्ति है, हमने संविधान में उसको राइट टू वर्क दे रखा है, काम करने का अधिकार, जब काम ही नहीं होगा तो आप अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसलिए स्टार्ट किया गया था। जो महात्मा गांधी वो वैसे भी चाहते थे कि वो, उनका विचार यही था कि भारत जो है गाँव में बसता है, मतलब भारत जो है गाँव में बसता है, लोग ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, और गाँव में एम्प्लॉयमेंट की जो साधन है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि स्किल नहीं होते हैं उनके पास, खेतों में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो कुछ नया करिए, तो क्या हुआ, तालाब खुदवाने में लगा दिया उनको, रोड बन रहा है, रोड के किनारे फूल लगाए जा रहे हैं, या ऐसे अलग अलग तरीके से काम स्टार्ट किए गए, और उसमें लोगों को रोजगार देना शुरू किया गया। अनस्किल्ड हैं, अगर उनको पत्थर उठा के रखना है, मिट्टी ढो के रखना है, तो बहुत आसान काम है, ये सारी चीज़ें उनसे कराई जा रही थी, ठीक है। वो इसमें क्या लिखा गया, इट एम्स टू इनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटीज इन रूरल एरियाज। अब कोई अगर व्यक्ति इनकम जनरेट करेगा, मानिए 10,000 रुपये कमा रहे हैं ग्रामीण इलाके में, तो ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये बहुत होता है, तो ठीक है कि अगर उससे क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड जो है अच्छी होगी, पैसे अच्छे कमाएंगे। अगर पैसे कमाएंगे तो उनके खाने पीने की चीज़ें अच्छी होंगी, उनको स्वास्थ्य अच्छा होगा, एजुकेशन भी दिला पाएंगे अपने बच्चों को। तो इससे होगा क्या, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं धीरे धीरे, मतलब ना सही बहुत फास्टली, धीरे धीरे क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। इसलिए भी स्टार्ट किया गया था इसे। वो प्रोवाइडिंग द एटलीस्ट, क्या उसमें होता है, 365 दिनों में ये मिनिमम है कि आपको 100 दिन तक उनको काम देना ही देना होगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल। हाउस होल्ड whose adult members volunteer to do unskilled manual work। क्या था, पहले मैनुअल वर्क जो करते थे वो लोगों को वहाँ से निकाल करके भी ये चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। द एक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1991 बाय PV नरसिम्हा राव। तो आपसे पूछ सकता है कि जो पहली बार किसने इसको प्रमोट किया था, जो नरेगा है, तो 1991 में PV नरसिम्हा राव जो है उन्होंने इसको प्रपोज किया था। फिर क्या है, जो MG नरेगा इज इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय ग्राम पंचायत जो है उसको लगाती हैं, इम्प्लीमेंट्स करती हैं। फिर क्या है, एक्ट एम टू फॉलो द DPSP पार्ट। जो DPSP का पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल में है या कौन से पार्ट में रखा गया है संविधान के, तो DPSP जो हमारा है पार्ट जो 4 है उसका आर्टिकल 41 आर्टिकल है, प्रोवाइड करता है राइट टू वर्क। उसके तहत ही लोगों को, राइट टू वर्क के तहत ही ये MG नरेगा स्टार्ट किया गया है। और देखिएगा तो आर्टिकल जो 21 है, गारंटीज टू राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से आप लाइफ कब जी पाएंगे, जब आपके पास इनकम के साधन होंगे, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट है, एक्ट है MG नरेगा मिशन, इट एम्स टू इनहांस लाइवलीहुड स्टेटमेंट सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड whose adult members volunteer to do unskilled manual work। कंट्री इंडिया लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006। तो यही है, जो ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, वहाँ पर उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, इनकम जनरेट करने कोई साधन नहीं है, उनको रोजगार दिया जा सके, उनकी लाइफ अच्छी बनाई जा सके, इसलिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगर इसका हम देखें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, आपको याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, मरेगा कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो हमारे SDG गोल्स है ना,
जो हमारा SDG गोल 17 है उसमें से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 गोल्स ऐसे हैं जो पूरे होते हैं क्या अगर आप जो MG नरेगा है अगर उसको अच्छे से आप करते हो, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से होता है, तो हमारे जो 17 में से 8 गोल है ना वो पूरे होते हैं। उन मतलब छोटी सी एक योजना है और कितने बड़े एक तो बहुत बड़े समुदाय को भी कवर करती है, ऊपर से बहुत सारे गोल्स को भी कवर करती है। देखिए पहला क्या है, नो पॉवर्टी। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो पॉवर्टी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। जीरो हंगर, अगर लोग कमाएंगे तो उनके पास खाने के लिए भी चीज़ें होंगी, पैसा होगा, अच्छे से खा पी पाएंगे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अगर अच्छा खाना खाएंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। देखिए अगर पैसा कोई कमा रहा है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कोई स्किल वर्क में लगाएंगे, ठीक है, ताकि उनके बच्चों को एटलीस्ट वैसा काम ना करना पड़े। फिर क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी। अगर आप देखेंगे नरेगा में तो MG नरेगा में तो क्या है, महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं और दोनों लोगों को बराबर दिहाड़ी दी जाती है। दोनों लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं देखते, क्या जेंडर इक्वालिटी भी हो जाती है वहाँ पे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वर्क नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से धीरे धीरे काम करिए। जब सारी चीज़ें ये क्रम में हो रही है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा इससे। और इससे होता क्या है, जैसे मछलियों के तालाब बना दिए, रोड बना दी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारी होती हैं जो ज़रूरी हैं, होंगी ही होंगी, करवानी पड़ेंगी, वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती रहती हैं। फिर क्या होगा, ये है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। फिर क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जब बराबरी यहाँ जेंडर इक्वालिटी हो गई और भी चीज़ें होगी तो क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एसेट क्रिएशन होता है, एग्रीकल्चर बेसिस बढ़ता है, वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, अपलिफ्टिंग एंड जो जो SC हैं, SC ST हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो समाज में शामिल होते हैं। जो माइग्रेशन है उसको भी कम करते हैं, लोगों को गांव में ही काम मिल जाएगा, दूसरी जगह काम करने क्यों जाएंगे। क्या होगा नेक्स्ट, क्या है, रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर, अगर ग्रामीण इलाकों में रोजगार लोगों को मिलेगा तो क्या गरीबी कम होगी। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एसेट्स, परमानेंट जो है एसेट्स वगैरह भी बनाए जाएंगे, लोग इनकम जनरेट करेंगे, तो ठीक है। चलिए हमारा आज का आर्टिकल यहीं तक था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी कवर कर दी है मैंने आपको। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको टाइम से मिलते रहें, ठीक है। तो आप देखिए RO का एग्जाम आपका आने वाला है, मैं डेली आपको बता रही हूँ। अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 60 टेस्ट 75 रुपीज़ में है, 30 टेस्ट ओनली 51 रुपीज़ में है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपसे जो हमसे जुड़े रहिए, सारी वीडियोज़ आप आने वाले देखते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।